नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी भाषा और विकास का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हिंदी भाषा का विकास और उद्भव के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहला पार्ट देखिए, उसके बाद यह सेकंड पार्ट है। जहाँ तक मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया था, अब उसके बाद में यह सेकंड पार्ट है। तो किसी देरी किए हुए बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा आपको मोटे तौर पर रिवाइज करा देता हूँ जल्दी। तो हमने सबसे पहले हिंदी भाषा का जो उद्भव पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसको मोटे तौर पे 3 कालखंड में बाँटा गया था। ये हमने पढ़ लिया था। इसको मैं बता देता हूँ कि जो 3 कालखंड हैं उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था। उसी के बाद हमने पढ़ा था कि मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। और तीसरा हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक का जो हमारा काल है उसको हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कहते हैं। ये हमने 3 कालखंड पढ़ लिए थे। इसी के बाद अब हमने पढ़ा था कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो काल था उसमें कौन सी भाषाएं विकसित हुई थी। तो उसमें मुख्यतः संस्कृत जो भाषा थी वो मुख्य थी, ठीक है। और उसके बाद में जो हमने दूसरा हमारा जो काल था मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, उसमें जो मुख्यतः भाषाएं विकसित हुई थी वो 3 भाषाएं विकसित हुई थी। ये भी हमने पढ़ लिया था, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। ऐसे ही करके हमने इसको पूरा कवर अप करा था। उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं। तो अब आज हमें पढ़ना है कि हिंदी एवं अपभ्रंश का क्या संबंध है। तो हमें हिंदी और अपभ्रंश के संबंध में कुछ फैक्ट पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अगर हिंदी समझना है तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव लेके आ रहा हूँ। नहीं तो मैं ओटी आपको पढ़ा देता, उससे आपका कुछ होने जाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप इसको वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। चलिए, हिंदी अपभ्रंश का संबंध क्या है तो अब ये हम देख लेते हैं। तो जो हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ है वो कब से कब तक हुआ है। तो 1000 ईस्वी से जो हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। ये मान लिया गया है कि जो हिंदी भाषा कोई भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। अब हिंदी भाषा जो अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर पता है क्या? सबसे पहले तो ये बात आती है कि तत्सम और तद्भव। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का सीधा मतलब ये है कि वो संस्कृत का है, और तद्भव का मतलब है वो जो हिंदी भाषा में उसको हम बोलते हैं तद्भव, ठीक है। तो अब जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका संबंध किससे है? तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। अपभ्रंश की ध्वनि में कुछ प्रचलित नई ध्वनियाँ हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं डा, ढा, वा, ना आदि। इस प्रकार हम इन चीज़ों को ये समझ सकते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश का क्या संबंध है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसी के कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। तो इसी के संबंध में हम अपभ्रंश के जो, या अपभ्रंश बोल लीजिए या पुरानी हिंदी बोल लीजिए, अभी जो हिंदी चल रही है वर्तमान हिंदी चल रही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना अपभ्रंश शब्द से। अपभ्रंश का मतलब है पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हमको पढ़नी है। अब हम इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं सरहपा। सरहपा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मुक्तक रचनाएं। उसका नाम क्या है? मुक्तक रचनाएं। सरहपा की जो रचना का नाम है उसका नाम है मुक्तक रचना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कवियों के नाम और की रचनाएं आपको याद करनी है, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है काफ़ी विस्तृत सिलेबस है, इसलिए आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। अब इसी में हम देख लेते हैं देवसेन। तो देवसेन जो थे
उनकी रचना का नाम क्या था? देवसेन की रचना का नाम क्या था? तो देवसेन की रचना का नाम था श्रावकाचार। श्रावकाचार, श्राव मतलब होता है सुनना, तो देवसेन का संबंध किससे था? श्रावकाचार। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो देवसेन श्रावकाचार, श्राव मतलब होता है सुनना, तो देवसेन मतलब देवसेन क्या करते थे? सुनते थे, तो देवसेन का क्या हो गया? श्रावकाचार। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट स्वयंभू। स्वयंभू जो कवि हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी रचनाएं हमको देखनी है। तो स्वयंभू की रचनाएं कौन सी हैं? पम पौम चरियु। कौन सी रचना है इनकी? पौम चरियु, पौम चरियु स्वयंभू। और रिठिणमी चरियु, दूसरी रचना इनकी कौन सी है? रिठिणमी चरियु। तीसरी इनकी रचना जो है, तीसरी इनकी जो रचना है वो है स्वयंभू छंद। तो इसको तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, स्वयंभू छंद को। स्वयंभू उनका नाम है, रचना का नाम स्वयंभू छंद। दूसरी उनकी रचना थी रिठेणमी चरियु, ये आपको याद कर लेना है। स्वयंभू की एक और रचना है पौम चरियु, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार आपको पढ़ना है। आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे आपको याद होगा, बिल्कुल 100% याद होगा। आप लोगों की जो समस्या है वो याद करने की समस्या है, तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार रीड करिए, बस अपने आप ऑटोमेटिक याद होगा। ठीक है। चौथे हमारे कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत, तो पुष्पदंत की जो रचना है, पुष्पदंत की जो रचना है वो कौन सी है, ये भी हम देख लेते हैं। तो पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण। महापुराण। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद करके रखना है। ठीक है। पुष्पदंत की दूसरी जो रचना है वो कौन सी है? जसहर चरियु। कौन सी रचना है? जसहर चरियु। ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन होगा, इनका कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? दूर ऐसे होगा कि आपको इनको रीड करते रहना है। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। इसके बाद में अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट कवि हमारे हैं धनपाल। धनपाल जी की जो रचना है उसका नाम है, उसकी रचना का नाम है भवशयत कहा। भवशयत कहा, धनपाल की जो रचना है वो कौन सी है? भवशयत कहा। ठीक है। इसके बाद हैं अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान, अब्दुर रहमान की कौन सी है? संदेश रासक। तो अब्दुल क्या कर रहा है? संदेश भेज रहा है। अब्दुर रहमान, अब्दुल क्या भेज रहा है? संदेश। APJ अब्दुल कलाम जैसे थे अपने राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम साहब, उनसे रिलेट कर लो कि अब्दुल जो है वो क्या भेज रहा है? संदेश भेज रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम चीज़ों को। अब इसके बाद में हमारे नेक्स्ट 7 नंबर पे जो हमारे कवि दिए गए हैं वो हैं जिनी दत्त सूरी। जिनी दत्त सूरी, इनकी जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है 8वें नंबर के जो हमारे कवि दिए गए हैं वो कौन से दिए गए हैं? जोइंदू। कौन से हैं? जोइंदू। जोइंदू की रचना का नाम है परमात्म प्रकाश। जोइंदू। इंदु, इंदु का मतलब इंद्र। इंद्र क्या कर रहे हैं? प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपन समझ लो चीज़ों को। तो जोइंदू मतलब परमात्म प्रकाश। और योग सागर, तो इंद्र देवता क्या कर रहे हैं? योग भी कर रहे हैं। योग कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। याद हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे राम सिंह। कौन है? राम सिंह। राम सिंह क्या कर रहे हैं? पहाड़ दोहा। तो राम सिंह, राम ने क्या करा? पहाड़ को तोड़ दिया, तो पहाड़ दोहा। राम ने क्या करा? पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ दोहा। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे हेमचंद्र। तो हेमचंद्र का क्या है? शब्दानुशासन। हेमचंद्र का क्या है? शब्द के अनुशासन। तो हेमचंद्र क्या करता था? उसमें अनुशासन था शब्दों का। किसमें? हेमचंद्र में।
ऐसे हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बार बार याद होंगी, ठीक है आपको दोस्तों। और हम इसको हिंदी को विस्तृत तौर पर हम पूरा पढ़ेंगे और पूरा आपका कवर करा देंगे। आपका 60 दिन अभी आपके पास है, 60 दिन से ज़्यादा ही है। ये जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, ये आपकी आज रात में वीडियो कवर कर रहा हूँ, 26 तारीख हो गई है, 12:56 हो रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ 60 दिन है, मैं आपको 50 दिन में पूरा एक बार पढ़ा के रिवाइज सब करा दूंगा, आप बस बने रहिए, ठीक है। इसके बाद में है विद्यापति जी। अब मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा कौन कौन से कवि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो विद्यापति जी, अब विद्यापति जी की कौन सी रचनाएं हैं अपनी, ये देख लेना है। विद्यापति जी की कौन सी रचना है? कीर्तिलता। कौन सी रचना है विद्यापति की? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो विद्यापति, विद्या के कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों एक जैसी हैं। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब चलिए हम आपको इसमें ये बता देते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट कवि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कवि को मैं टिक कर रहा हूँ। एक तो हमारे सरपा जी हो गए, देवसेन हो गए, स्वयंभू हो गए, ठीक है। इसके बाद में और हमारे इम्पोर्टेंट कवि कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पुष्पदंत भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है। और अब्दुल रहमान भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ में अपने विद्यापति जी, ठीक है। विद्यापति जी भी अपने इम्पोर्टेंट कवियों में आते हैं। तो इतने 4-5 इम्पोर्टेंट कवि हैं, बाकी अपन पढ़ लेंगे, बाकी इनकी तो रट के रखना है, ठीक है। अब हमने अपभ्रंश के जो अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी। तो अपभ्रंश के हमने प्रमुख कवि पढ़ लिए, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सरहपा की थी मुक्तक रचना है। उसके बाद हमने पढ़ा था देवसेन। तो देवसेन क्या करते हैं? देव सुनते हैं, मैंने बताया था देव सुनते हैं, तो श्रावकाचार हो गया। स्वयंभू की 3 रचनाएं हमने पढ़ी थी, पौमचर्यु, ऋठ्ठमणिचर्यु, स्वयंभू छंद। इसके बाद हमने पुष्पदंत की पढ़ी थी। पुष्पदंत की क्या पढ़ी? महापुराण और जसरचर्यु। धनपाल की हमने पढ़ी थी भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान, अब्दुल से संबंध किससे हो गया? सीधे अब्दुल कलाम। वो क्या भेजते हैं? संदेश भेजते हैं। तो अब्दुल रहमान का हो गया संदेशा है, ठीक है। उसके बाद में अब जिनेदत्त सूरी की भी पढ़ी हमने, उपदेश रसायन रास। इसके बाद में इंदु क्या करते हैं? इंद्र भगवान क्या करते हैं? प्रकाश फैलाते हैं और योग करते हैं। तो परमात्म प्रकाश इनकी हो गई और योग सागर हो गई, रिलेट कर लो। राम भगवान क्या करते हैं? पहाड़ तोड़ते हैं, पहाड़ दो और लो, ठीक है। इसके बाद में हेमचंद्र क्या करते हैं? शब्द का अनुशासन। उसके बाद विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो आपको क्या करना है कि सबकी ट्रिक नहीं बनानी, कुछ चीज़ों को याद करना है, कुछ चीज़ों की ट्रिक बनाना है, बस सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप सभी लोग इतना हेजिटेट मत होइए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को ना देखिए, एक चीज़ को पकड़ के रखिए बस, और एक ही चीज़ को देखो स्ट्रेटजी सिर्फ ये है पढ़ने की कि आप उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। एक ही चीज़ को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। सिर्फ ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आपने अपना लिया, कोई सा भी पेपर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम इसके बाद में नेक्स्ट आगे के पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। तो अब काव्य भाषा के रूप में हम अवधि का उदय और उसका विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अवधि का उदय कैसा हुआ और उसका विकास। तो अवधि का देखो, काव्य भाषा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको चीज़ें समझनी है। अब मध्यकाल में अवधि और ब्रज भाषा, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में काव्य भाषा मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं, जो भी अपन कविताएं कहानी जिस टाइप में पढ़ रहे हैं, उसमें जो भाषा लिखी जा रही है वो किस टाइप की भाषा लिखी जा रही है। तो मध्यकाल में जो काव्यों में भाषा है, जो भी अपने ग्रंथ हैं, वो अवधि और ब्रज भाषा के रूप में हैं, ठीक है। अब इसमें हमको समझना है, इसमें हमें कवि भी पढ़ना है और उनकी रचनाएं भी पढ़ना है कि जो अपने मध्यकाल के जो कवि हुए हैं उनकी रचनाएं और उनके रचनाओं के नाम और रचना काल पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम इनको देख लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वही मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें मुल्ला दाऊद, बहुत प्रसिद्ध है।
तो मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या था? मुल्ला दाऊद की रचना का नाम था, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या था? चंदायन। क्या था? चंदायन। मुल्ला दाऊद जो थे उनकी रचना का नाम क्या था? चंदायन। ठीक है, इसका रचना काल भी आप देख लें, 1379, ये भी पूछ सकते हैं, थोड़ा अगर टफ करेगा वो तो। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा टफ करना है तो इसको भी पूछ लेगा। इसके बाद में दूसरा हमारा है ईश्वर दास। दूसरा हमारा है ईश्वर दास। ईश्वर दास की क्या है? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा आप पढ़ते ही होंगे, सत्यनारायण जी का व्रत होता है, उसमें वो लीलावती कलावती की जो कहानियाँ वो बताते हैं पंडित जी। ठीक है, तो ईश्वर दास की हो गई सत्यवती कथा। कब इसका रचना काल हो गया? 1501। शेख कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। इनकी रचना का नाम क्या है? मृगावती। शेख कुतुबन की जो रचना है उसका नाम क्या है? मृगावती। और कब सन क्या है इसका? 1503 सन है इसका 1503। इसके बाद में जायसी पद्मावत, जो पद्मावत मूवी आई थी, जायसी का पूरा नाम भी हम देख लेते हैं। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना इन्होंने कब करी थी? ये सन भी पूछ सकता है, 1540, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है दूसरा हमारे पास मंझन। मंझन जो कवि हैं उनकी रचना का नाम क्या है? मधुमालती, सन 1545 में। उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी में। जलालुद्दीन जमाल 25, शेख नबी ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, कासिम शाह की क्या थी? हंसवाजिर, ख्वाजा अहमद की नूरजहां, कवि नसीर प्रेम दर्पण। अब इसमें जो प्रमुख कवि हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो, और हम जो कवि हैं उसमें अपने आ जाते हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन, उस्मान, ईश्वरदास। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। ये तो हमने पढ़ लिए कौन से? जो हमारी मध्यकाल में अवधि मध्यकाल के जो कवि हैं वो हमने देख लिए। इसी में और हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अवधी भाषा में का साहित्य रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के राम भक्त कवियों ने किया, जिनमें तुलसीदास प्रमुख हैं, स्मरणीय हैं। अपना महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। ये भी पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरित जो मानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अब इनकी कोई रचनाएं भी पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी की रचना का नाम बता दीजिए। तुलसीदास की रचना का नाम हो गया रामचरितमानस। माधवदास की रचना का नाम हो गया रामरासो, अग्रदास रामरसटायम, ईश्वरदास भरत मिलाप। इसी के साथ में हृदय राम की अगर हमसे पूछ ले तो हनुमान अट्टक। इस प्रकार से हमको इनको रचनाओं को याद करना है। अब हम इसके बाद में जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम सूफी कवि पढ़ेंगे। सूफी कवि के बारे में पढ़ेंगे कि सूफी कवि कौन कौन से प्रमुख सूफी कवि उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं कंटिन्यू आपके साथ इस तरह के वीडियो और शेयर करूँगा, और जहाँ तक है मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट ही कराऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।